मनोविकार, व्यसनमुक्ती, लैंगिक समस्या यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून खात्रीशीर उपचार. माइंड केअर हॉस्पिटल फॉर मेंटल अँड सेक्शुअल हेल्थ. रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, लांजा, राजापूर आणि नवी मुंबई इथे सेवा उपलब्ध. संपर्क 830 878 4422. आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है धोते जाओ यानी कि चाइल्डहुड ऑनसेट ओसीडी. और इसके लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर मंजिरी देशपांडे शेनॉय. उनके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा. जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि ये माइंड केयर मैराथन प्रोग्राम क्या है, या फिर आप चैट बॉक्स में भी आपको एक मैसेज आया होगा, आपने देखा होगा, तो आप उस पे व्हाट्सएप करके आप माइंड केयर मैराथन से जुड़ सकते हैं. आप वहां पे मैसेज कीजिए ताकि आप जुड़ पाए. टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आप कोई प्रोग्राम मिस ना करें. क्विज कंपटीशन के बारे में मैं शुरू में थोड़ा सा बताना चाहूंगा. इस क्विज कंपटीशन में हम 2 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से 3 विजेता हम चुनेंगे. 2 प्रश्नों के जो भी फास्टेस्ट आंसर देंगे, और दोनों प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है. ये जवाब आपको 9503421124 ये नंबर पे देना जरूरी है. जवाब चैट बॉक्स में ना दे. जो भी विनर्स है उनको माइंड केयर मैराथन का टी शर्ट मिलेगा और 25% ऑफ मिलेगा माइंड केयर के प्रोडक्ट्स पे. जिन्हें सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आप में से कोई मतलब स्टूडेंट्स हो या फिर साइकोलॉजिस्ट हो, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आप 8308784422 पे मैसेज कर सकते हैं. ये जो आप देख रहे हैं हमारे पिछले बार के विनर है. जो पहले विनर है वो है निकिता अनिल भयवारकर. दूसरे जो विनर है डॉक्टर रेखा चेंडलाने, और तीसरे जो विनर है वो है जसप्रीत कौर. तो मैंने ये फास्ट लिया है क्योंकि आज जो हमारे चीफ गेस्ट है या फिर स्पीकर है उनको जल्दी जाना है, तो मैं जल्दी ये प्रोग्राम फिनिश करना चाहता हूँ. तो आज का जो टॉपिक है वो है चाइल्डहुड ऑनसेट ओसीडी. ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. उसके बारे में हम आगे मैम से जानेंगे. आज के स्पीकर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा. डॉक्टर मंजिरी देशपांडे शेनॉय, इन्होंने डीएनबी साइकेट्री किया हुआ है और उन्होंने चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्री में फेलोशिप किया हुआ है. वो फिलहाल एज अ साइकेट्रिस्ट काम करते हैं और ICGC यानी कि इंडिया चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, ये जो है मुंबई में स्थित है और वहां पे वो इसके हेड है और वहां पे एज अ साइकेट्रिस्ट एंड हेड वो काम करते हैं. उनके जो फेसबुक है, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का जो डिटेल्स है मैंने आपके साथ शेयर किया है. आप ICGC इंडिया टाइप कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, और वो पेज को आप फॉलो कर सकते हैं. ये जो प्रोग्राम है 2 पार्ट में होगा. पहला पार्ट जो है 30 to 45 मिनट्स का होगा. दूसरा जो पार्ट है वो भी 30 to 45 मिनट्स का होगा. ये प्रोग्राम मेनली हिंदी में होगा. फर्स्ट पार्ट में मैं मैम से क्वेश्चन पूछूंगा और मैम उस हिसाब से मतलब उसके बारे में हमें बताएंगे. और अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट रहते हैं तो उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे. हमारे पार्टिसिपेंट्स और भी आगे जुड़ते जाएंगे. फिलहाल हम लेट नहीं हो सकते, तो मैं प्रोग्राम चालू करना चाहूंगा. थैंक यू अतुल जी. डॉक्टर अतुल, ये आपका बहुत माइंड केयर मैराथन बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है. आई थिंक जनरल पब्लिक को साइकेट्री और साइकेट्रिक कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, ये भी हमारे प्रोफेशन का एक इम्पोर्टेंट भाग है. आई थिंक एज साइकेट्रिस्ट इट्स वन ऑफ आवर एम्स टू स्प्रेड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. और बच्चों के बीमारियों के बारे में तो इंफॉर्मेशन जनरली कम होती है. लोगों को अक्सर ये लगता है कि बच्चों में साइकेट्रिक कंडीशंस होते ही नहीं, या बच्चों को साइकेट्रिस्ट की कभी जरूरत नहीं पड़ती है. जैसे मैं चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हूँ, तो जब मैं किसी को मिलती हूँ और बताती हूँ मैं चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हूँ, तो पहला यही क्वेश्चन आता है, अरे बच्चों को क्यों पड़ेगी साइकेट्रिस्ट की जरूरत, बच्चों को क्यों पड़ती है? क्योंकि लोगों को अक्सर ये लगता है कि स्ट्रेस की वजह से साइकेट्रिक कंडीशंस होते हैं, और स्ट्रेस तो बच्चों में होता नहीं है, ऐसे लोगों का मानना है.
बट हमारे क्लिनिक में ऑलमोस्ट एवरी डे नए पेशेंट आते ही है, और बहुत सारे कंडीशन से बच्चों को तकलीफ हो सकती है। उनमें से एक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है ओसीडी। थैंक यू। डेफिनेटली। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हमारे जो श्रोता है उन्होंने देखा होगा कि धोते जाओ, ये जो लाइफ बॉय साबुन का एड है, मतलब बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, ये मजाक की बात हुई, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये तकलीफ होता है, ये बीमारी होती है, और ये एक पार्ट है। मैं एक केस यहाँ पे बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि लोग उसमें थोड़ा सा रिप्लाई करें कि उसमें क्या हो सकता है। तो एक बच्ची मेरे पास में आई थी जो 4th स्टैंडर्ड में थी, और उसको आदत थी, उसके माँ ने मुझे लाया था कि उनके टीचर के कहने पे, क्योंकि वो हर एग्जाम में वो जो भी लिखती थी उसके ऊपर डैश या ये ऐसे कट मार करती थी, पूरा जो भी लिखा होता था उसको इरेज कर देती थी, या फिर उससे प्लेन से कट मार कर देती थी। तो मैं श्रोताओं से चाहूंगा कि आप कृपया मेरे मोबाइल पे आप इंडिविजुअली रिप्लाई कर सकते हैं 9503421124 पे कि ये क्यों हुआ होगा। आखिरी में मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या हुआ था। तो मैम ने पहचाना होगा बराबर से। तो मैम सबसे पहले कि ये जो ओसीडी है या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, ये एग्जैक्टली होता क्या है? ओसीडी एक कॉमन साइकेट्रिक कंडीशन है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें ये चीजें होती है कि ऑब्सेशंस और कंपल्शंस, ये दो भाग ये रहते हैं। ऑब्सेशन मतलब क्या? ऑब्सेशन मतलब एक विचार जो बार बार एक पर्सन के माइंड में आता है, जो वो पर्सन के इच्छा के खिलाफ आता है, जो वो पर्सन को वो थॉट की वजह से बहुत तकलीफ होता है, बहुत डिस्ट्रेस होता है, और वो अपने रोज के काम में बहुत इंटरफियर करता है। जैसे बच्चा कुछ काम मतलब कर रहा है और उसको रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं, मैंने ये दरवाजा बंद किया कि नहीं, मैंने टैप बंद किया कि नहीं, मैंने वो शर्ट किसी बराबर से पहना था कि नहीं, और वो जो होमवर्क कर रहा है या जो काम कर रहा है उस पे वो फोकस नहीं कर पाता। तो ये जो विचार अपने उसके अगेंस्ट आता है, उसके इच्छा के अगेंस्ट आता है, बार बार आता है और उसको तकलीफ देता है, मतलब उसको डिस्ट्रेस होता है और उसके रोज के काम में इंटरफियर होता है, इसको ऑब्सेशन बोलते हैं। वैसे तो हमारे को विचार बहुत आते हैं, मतलब हमारा माइंड है, ह्यूमन ब्रेन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल ब्रेन, यही तरीकों में कि हमें विचार बहुत आते हैं। मोर देन 5 लाख टू 10 लाख थॉट्स पर डे, ऐसा माना जाता है कि इतने सारे थॉट्स होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं हमको सबको ऑब्सेशन होता है, क्योंकि बहुत बार हमारे माइंड में थॉट आता है और जाता है। जैसे अभी बात करते ना, या आप लोग सुनते टाइम भी आपके माइंड में कुछ ख्याल आता है, रात को खाना क्या मिलेगा, बीवी कौन से, बच्चे क्या करता रहेगा, मैं घर कैसे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। पर ये विचार की वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं होता है, और ये हम विचार हमेशा हटा सकते हैं अपने माइंड में। पर ये विचार जब रह जाता है, गम की तरह चिपक जाता है हमारे दिमाग में, उसको ऑब्सेशन बोलते हैं। तो ये जो ऑब्सेशन आता है उसकी वजह से बहुत एंग्जाइटी होती है, बच्चे को टेंशन आने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, और वो स्ट्रेस कम करने के लिए बच्चा एक कंपल्शन में एंगेज होता है। कंपल्शन मतलब एक एक्ट, जैसे ऑब्सेशन एक विचार होता है, कंपल्शन एक बिहेवियर होता है। लाइक बार बार डोर जाके चेक करना, या बार बार शायद एक प्रेयर बोलना, या नंबर्स काउंट करना, या बार बार जाके हाथ धोना, या बार बार जो लिखी हुई चीजें थी वो इरेज करना और वापस पहनना, शर्ट खोलना वापस पहनना। तो जो बिहेवियर होता है, जो दिखता है या माइंड में जाता है, जैसे नंबर्स काउंट करना, प्रे करना, पर एक एक्ट होता है जो वो एंजाइटी कम करने के लिए बच्चा या अडल्ट करता है, उसको कंपल्शन बोलते हैं। तो जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और दिन में काफी टाइम पर्सन एंगेज रहता है इन चीजों में, तो उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ये थोड़ा हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में कई लोग हमें पता होते हैं जो परफेक्शनिस्ट रहते हैं, राइट। उनको हमेशा चीजें बहुत अच्छी तरह चाहते हैं, बहुत क्लेनलीनेस चाहते हैं, अपने कोई पेरेंट रहेंगे या हम खुद रहेंगे, जिसकी वजह से बाकी लोग हमें चिढ़ाते हैं, अरे तुम्हें क्या ओसीडी है क्या। तो ये टर्म ये ऐसे लूजली बहुत बार यूज होता है, और ये गलत है, बिकॉज वो एक पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, परफेक्शनिज्म या क्लेनलीनेस वगैरह, बट उसको उसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होता। बट ओसीडी में बहुत डिस्ट्रेस होता है, भले ही ये अडल्ट हो या भले ही ये बच्चा हो, 6 साल का या 7 साल का बच्चा रहेगा तो भी उसको उसकी वजह से बहुत तकलीफ होता है। इस बीमारी को, जिसमें बार बार विचार आते हैं
और पर्सन एक एक्ट बार बार करता है, इसको ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा और डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपने किया है, बताया है। मैं आपने जैसे बात की कि ये बच्चों में आपने बात की, तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे पता चला कि बच्चों में और अडल्ट दोनों में भी ये बीमारी हो सकती है, तो ये कौन से आयु से या फिर कौन से एज से इस बीमारी की शुरुआत हो सकती है? लिटरेचर में, मतलब रिसर्च में और लिटरेचर में हमारे बुक्स में लिखा गया है कि वो एकदम छोटे बच्चों में, मतलब यंगेस्ट एज साधारण 3 या 4 साल में दिखाई जाता है, वो लिटरेचर में लिखा हुआ है। हालांकि प्रैक्टिस में आई थिंक बच्चों में कॉमन एज 8 to 9 होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिस में कि 2 पीक होते हैं, इधर ये 8 to 9 के बीच में बच्चे आते हैं जब जस्ट उनके विचार उनको समझने लगते हैं, थोड़ा बच्चे को आइडिया आने लगता है एनवायरनमेंट के बारे में, और दूसरा जब एक बच्चा टीनेजर हो रहा है, उसका टीनेज ईयर्स चालू होता है, तभी एक पीक होता है। तो ये और थ्रू आउट अडल्टहुड भी होता है, जनरली यंग अडल्ट तक होता है। लेट ऑनसेट मतलब एज के लेट ऑनसेट में ये बहुत कॉमन नहीं है। बच्चों का बात करें तो आई थिंक 8 to 9 ये कॉमन प्रेजेंटेशन रहता है। ज्यादातर बच्चे जो आते हैं क्लिनिक वो साधारण 8 और 10 साल के बीच में रहते हैं। थैंक यू। आपने थोड़ा सा लक्षण के बारे में बताया, जब आप डिफिनेशन बता रहे थे या फिर वो क्या होता है बता रहे थे, तो आपने कुछ लक्षण के बारे में बताया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताएं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते इसके लक्षण हम लोग देखते हैं कि ऑब्सेशन क्या है और कंपल्शन क्या है। ऑब्सेशन मतलब विचार क्या क्या आ सकता है, वो एक विचार हो सकता है, वो एक इमेज हो सकता है कि पर्सन को एक इमेज दिखाई दे रहा है या इमेज के बारे में विचार आ रहा है, या कोई सॉन्ग बज रहा है पर्सन के दिमाग में या वॉइस में। विचार क्या क्या होते हैं, क्लेनलीनेस के हो सकते हैं कि सब कुछ साफ है कि नहीं, परफेक्शनिज्म के होते हैं कि मैंने ये चीज बराबर रखी कि नहीं, बराबर किया है कि नहीं काम, जैसे दरवाजा मैंने बराबर से लॉक किया है कि नहीं, खिड़की बराबर से बंद की है कि नहीं, सिमेट्री के बारे में होता है। सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं कि किसी पर्सन की तरफ उनको सेक्सुअल थॉट्स होते हैं। ये ज्यादातर जब बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है तब होता है। छोटी छोटी लड़कियां जैसे 12-13 साल के एज के आते हैं, जो बोलते हैं उनको एक ऑब्सेसिव थॉट आ रहा है सेक्सुअल कंटेंट के बारे में कि किसी के साथ में कुछ करूं, किसी को हक करूं, किसी के साथ कुछ करूं ऑपोजिट जेंडर के लिए, और उनको उसकी वजह से बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत गिल्ट होता है उनको। या फिर कोई रिलीजियस थॉट्स हो सकता है, भगवान की तरफ अच्छे थॉट्स या भगवान की तरफ बहुत बार बुरे थॉट्स, उसको हमारे टर्म्स में ब्लास्फेमस थॉट्स बोलते हैं कि भगवान की तरफ क्रोध होना, एंगर होना, गुस्सा होना, ये थॉट्स हो सकते हैं। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्सेशंस आ सकते हैं। ये बहुत रेंज होता है। मुझे लगता है बच्चों में स्पेसिफिकली कंटामिनेशन, मतलब ये गंदा है कि नहीं, ये साफ हुआ है कि नहीं, और सेकंड एक सेक्सुअल थॉट्स टीनेजर्स में, ये ज्यादातर कॉमन है। और कंपल्शंस होते हैं जो बार बार एक चीज करनी होती है, बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाजा बंद करना, बार बार चेक करना, एक चीज को एक नंबर ऑफ टर्न्स लेना। जैसा मेरे पास एक बच्चा आया था, उसको ये हमेशा थॉट होता था कि कुछ गंदा है, पर उसको ये था ऑब्सेशन कि मैंने एक नंबर ऑफ टाइम्स करना चाहिए, तो 12 टाइम मैंने वो हाथ धोना चाहिए, तो एग्जैक्टली 12 टाइम्स वो हाथ धोता था, तो वो 12 टाइम करना उसका कंपल्शन हो गया था। या फिर अरेंज करना, चीजों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, ये अलग तरीके के कंपल्शन हो सकते हैं। और बाकी एक चीज तो अपने क्वेश्चन में बोली थी, आई होप आपको कुछ आंसर्स मिले हैं। ये भी एक बहुत कॉमन चीज आती है बच्चों में, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, बिकॉज बहुत बार जब ये बच्चे आते हैं हमारे पास, कॉमन टीचर्स को लगता है या कॉमन स्कूल से रेफरल जब आता है तो उनको लगता है ये बच्चा पढ़ाई नहीं किया है, यह बच्चा इधर स्लो लर्नर है या मतिमंद है या उसको कोई एकेडमिक इशू है, इसीलिए वो बार बार कैंसिल कर रहा है, बट वो तो एक ऑब्सेशन की वजह से कर रहा है। तो ये सब चीजें बच्चों में कॉमन होती है। तो बच्चे बोलते क्या है, बच्चे सडनली, बच्चों में लक्षणें कैसे दिखती है, पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि बच्चा बहुत टाइम एक चीज कर रहा है, जैसे बाथरूम में बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, सोने के पहले एक पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो कर रहा है, उसका टाइम बहुत जा रहा है, बच्चे को बहुत एंजाइटी हो रही है, बच्चा बार बार स्ट्रेस में दिख रहा है, बच्चे को मूड अच्छा नहीं है, उदास लग रहा है, टेंशन में लग रहा है, बच्चे अपनी जो हॉबीज थे, जो चीजें अच्छी लगती थी वो नहीं कर पा रहा है, वो एंगेज नहीं कर रहा है।
ये स्कूल में जाना नहीं चाहता है, ये अवॉइड कर रहा है अपने फ्रेंड्स को मिलने या अपने बाहर जाने के लिए अवॉइड कर रहा है, अपने अपने अंदर रह रहा है, अकेला अकेला रह रहा है, ये चीजें थोड़ी पेरेंट्स नोटिस करते हैं। उसका स्लीप बिगड़ सकता है, वो बराबर सो नहीं रहा है या वो बराबर खा नहीं रहा है। तो ये सब लक्षणें लेके पेरेंट्स आते हैं, उनको लगता है शायद बच्चे को डिप्रेशन या एंजाइटी हो, पर बात छेड़ने पे, समझने पे हमें समझता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम ओसीडी है। तो मैं थोड़ा सा जो आपने केस में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि लोगों को पता चले। वो जो बच्ची थी तो वो बराबर लिखने के बाद भी उसको कट करती थी। तो जब हमने पूछा, उसको इंटरव्यू किया था, उसको बाद में डिटेल में उसने बताया कि उसके मन में ऐसे विचार आता था कि मैं अगर ये कट नहीं करूंगी तो मेरे माँ का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसको हम इंट्रूसिव थॉट बोलते हैं। इंट्रूसिव थॉट ये होते हैं और ये अपने आप से आने वाले विचार होते हैं कि मेरे माँ को कुछ तो हो जाएगा, माँ का एक्सीडेंट होगा। और ये क्या कंपल्शन है कि अगर मैं ये करूंगी तो माँ का एक्सीडेंट नहीं होगा। और इसकी वजह से वो पेपर में बराबर आंसर लिखने के बावजूद भी उसको कट करती थी। Yes. ये फियर ऑफ हार्म हैपनिंग, मतलब किसी को कुछ बुरा होना मेरी वजह से, इसलिए मैं वो प्रिवेंट कर सकता हूँ या प्रिवेंट कर सकती हूँ कुछ चीज करने से, ये भी एक कॉमन होता है स्पेशली बच्चों में। यस, मैं थोड़ा सा मैम ने जो बताया हुआ है सिम्टम्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हमारा जो आप एज अ ऑडियंस सुन रहे हैं तो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये बीमारी के बारे में पता चले, आप ये लक्षण समझ सके। और अगर आपके सामने ऐसे कोई बच्चा आता है या फिर कोई अडल्ट भी आता है तो आप नोटिस कर सके कि ये बीमारी का पार्ट है और उसको बराबर तरह से गाइड करें। तो मैम ने जो बताया था इसमें से एक जो पार्ट या एक प्रकार था वो है कॉन्टेमिनेशन का, जो मतलब गंदगी के बारे में होता है। जो इसमें ऑब्सेशन ये होता है कि मेरे हाथ को कुछ तो लगा होगा, ये चीज गंदी होगी, मैंने गंदी चीज को हाथ लगाया होगा और वो मेरे पेट में जाएगा तो मुझे कुछ तो हो जाएगा, या फिर मेरे बॉडी को लग जाएगा तो कुछ तो हो जाएगा। तो ये ऑब्सेशन होता है, ये थॉट होता है। उसकी वजह से कंपल्शन जो आता है वो रिपीटेड हैंड वॉशिंग हो सकता है। नहाने के लिए इन बच्चों को या फिर अडल्ट को ज्यादा टाइम लग सकता है। उनको जो औरतें हैं तो उनको कपड़े धोने में टाइम लग सकता है। कपड़े सुखाने को डालने के बाद में भी वो लेके आएंगे और बार बार धोएंगे। बर्तन के बारे में भी जो चीज को 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, उसको 2-2 घंटा लगेगा। एक्सेसिवली पानी का यूज किया जाएगा। तो ये कॉन्टेमिनेशन के बारे में होता है। दूसरा जो टाइप मैम ने बोला वो एग्रेशन के बारे में होता है कि मैं किसी को गाली दूं, मैं किसी को हार्म करूं। ये औरों के बारे में, हार्म के बारे में भी आता है। तो ये बार बार विचार आता है। और एक जो होता है वो इंट्रूसिव थॉट की, जो देवता के बारे में या फिर रिलीजन के बारे में बताया कि देवताओं के बारे में, देवियों के बारे में गलत गलत थॉट्स आते हैं कि मैं मूर्ति पे मतलब स्पीट करूं या फिर मूर्ति को तोड़ दूं या फिर उसको फेंक दूं या फिर कुछ और गलत करूं, गालियां दूं भगवान को। तो खुद को मालूम होता है कि वो बार बार आ रहे हैं, गलत है, फिर भी वो आते रहते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को कोई तो चैंटिंग करना पड़ता है, मंत्र बोलना पड़ता है कि जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गण गणपति नमः, जो भी मंत्र हो उनको अच्छा लगे तो वो बोलते हैं। और इसी वजह से इसको मराठी में या फिर कई बार हिंदी में भी मंत्र चढ़ेपना ऐसे बोलते हैं, क्योंकि पेशेंट बार बार ये अलग अलग मंत्र बोलते हैं। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा जो मैम ने बताया वो इंट्रूसिव थॉट्स में ही जो सेक्सुअल थॉट्स थे वो भी आते हैं। वो अपोजिट सेक्स के बारे में हो सकता है, किसी और व्यक्ति के बारे में हो सकता है, या फिर बहुत बार भगवान के बारे में भी होता है। अपोजिट सेक्स के जो भगवान होते हैं, मेरे पास में एक पेशेंट आया था जो फीमेल थी और उसको मतलब गणपति के जो सूंड होती है या तो वो जो होता है, तो उसको देखकर उसके मन में वो ख्याल आते थे। एक मेल पेशेंट था जो सरस्वती या देवी के फोटो देखता था तो उसके बारे में उसको थॉट्स आते थे। तो ये इसी इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में हम बोलते हैं। एक जो प्रकार होता है वो पैथोलॉजिकल डाउट होता है। डाउट यानी कि शक लेना, और वो जो शक होता है वो पैथोलॉजिकल होता है, नॉर्मल से परे होता है। मैंने गैस बंद किया है कि नहीं, मैंने पैसे बराबर से गिने हैं कि नहीं, या फिर ये जो भी हो। तो ये जो शक होता है वो ज्यादा होता है। और वो जो मैम ने परफेक्शन बोला तो वो परफेक्शनिस्ट की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से वो कंपल्शन होता है। गैस बंद किया है कि नहीं थॉट आया तो बार बार गैस चेक करते हैं। मैंने लॉक बराबर किया है कि नहीं तो वो लॉक जाकर चेक करेंगे। तो इस तरह से ये थॉट्स होते हैं और उसके हिसाब से ये कंपल्शंस होते हैं।
आई होप कि जब भी पेशेंट्स ऐसे कुछ आपके सामने आएंगे तो ये जो हमारे ऑडियंस है वो डेफिनेटली उसको पहचान पाएंगे। इसके आगे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर समझो पेरेंट्स को पता चला कि शायद से ऐसे हो सकता है कि ये बच्चों को कुछ तो बीमारी है या फिर ओसीडी है, तो उसके बाद पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए और क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? बहुत बार पेरेंट्स को ऑफकोर्स समझता नहीं है कि डायरेक्टली ये ओसीडी है। पेरेंट्स को थोड़ा सा बिहेवियर में बढ़ता अलग लगता है, या स्कूल से कंप्लेंट आता है कि ये बच्चा कुछ अलग बिहेव कर रहा है, बार बार बाथरूम जा रहा है, बार बार बुक में कैंसिलेशंस है, तो ये क्यों है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है क्या। पेरेंट्स को दिखता है कि बच्चा ज्यादातर बाथरूम में टाइम स्पेंड कर रहा है, अकेले अकेले रह रहा है, तो पेरेंट्स बहुत बार पहले तो लगता है कि अगर पढ़ाई में अफेक्ट हो रहा है तो पेरेंट्स को लगने लगता है कि वो लेजी है, उसको पढ़ना नहीं है, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। अगर आपको आपके बच्चे में कुछ भी फर्क लगे कि आपका अच्छा करने वाला बच्चा सडनली मार्क्स कम हो जाए या सो नहीं रहा है, ये अज्यूम ना करे कि बच्चा जानबूझ के कर रहा है या बच्चे को पढ़ाई नहीं करनी है। इससे अलावा आप बच्चे के साथ बात कर सकते हो, बच्चे को पूछ सकते हो क्या कुछ है कि उसको बॉदर कर रहा है, उसको कुछ ट्रबल कर रहा है। बहुत बार बच्चा शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, बिकॉज बच्चों को ये चीजें एक्सप्लेन करने कि उनके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं वो बराबर से नहीं होता है। वो हम लोग एज साइकियाट्रिस्ट पूछ के बाहर अच्छी तरह निकाल सकते हैं, पेरेंट्स को ये कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है। पर अगर आपको लगे कि ये कुछ लक्षणें हैं तो आप साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, स्पेशली साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे आपके बच्चे को, तो वो डॉक्टर आपके बच्चे के साथ बात करके ये बात पूरा समझ सकेगा कि बच्चे के बर्ताव में ये चेंज क्यों है। तो पेरेंट्स ने इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, इंस्टेड ऑफ लेबलिंग द चाइल्ड, टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, हमें समझे कि बच्चे को क्या तकलीफ हो रहा है, ये बहुत बड़ी स्टेप होती है। और जनरली मैंने नोटिस किया है जब हमारे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको बच्चे को बाद में पूछती हूँ कि कब ये शुरू हुआ, कब होता, तो जनरली वो लोग एटलीस्ट 3 से 6 महीने पहले की बात बताते हैं। इमीडिएट आने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। और बहुत टाइम क्या होता है, 3 से 6 महीनों में बच्चे में इतना तकलीफ हो रहा है, बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा खुद अकेले में सफर हो रहा है, और इसीलिए उसके प्रॉब्लम्स बढ़ भी जाते हैं। और उसमें मार्क्स अफेक्ट होता है, उसका सोशल लाइफ अफेक्ट होता है, उसका बिहेवियर अफेक्ट होता है, घर पे पेरेंट्स के बीच में वाद विवाद चालू होता है कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है वगैरह। इससे अच्छा आई थिंक हम लोग अगर डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाए तो वो हेल्प इमीडिएट आपको मिल सकता है। तो हो सकता है कि पेरेंट्स के मन में या फिर जो ऑडियंस है उनके मन में क्वेश्चन आ जाए कि क्या इसके लिए कोई टेस्ट भी होते हैं, क्या कोई टेस्ट करवाना जरूरी है? तो उसके तो बारे में जनरली साइकियाट्रिस्ट के पास आने के बाद पहले तो हम लोग हमारे लिए हमारा क्लिनिकल इवेल्युएशन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो बातें होती है पेशेंट के साथ, हम जगह हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का, डिटेल में बात करते हैं फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स, जो हम लोग पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं कि आपको चेंजेस क्या क्या लगे हैं बच्चे में, फिर बच्चे के साथ बैठ के हम लोग बात करते हैं। वो जनरली काफी होता है हमारे लिए एक डायग्नोसिस को पहुंचने के लिए। बट इसके अलावा अगर लगे कि बच्चे को और कोई तकलीफ है, जैसे डिप्रेशन भी हो रहा है, एंजाइटी भी है, उसके भी लक्षण हैं, तो कभी कभी हम लोग चाइल्ड साइकियाट्री में कोई टेस्ट करते हैं। जैसे कोई टेस्ट होते हैं जिससे हमें सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, कितना ज्यादा है ओसीडी, वो एक क्वेश्चनर्स होते हैं, कोई स्केल्स होते हैं, रेटिंग स्केल्स। जैसे कोई भी बीमारी हो मेडिकल में तो आप ब्लड टेस्ट करके हमें समझता है कि कितनी है ये बीमारी, हमें पता है कितनी है, शुगर कितनी हाई है, तो हमें समझता है तो दवाइयां कैसी लेनी। वैसे कभी कभी हमारे साइकियाट्री में भी कोई टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि क्या होता है। और चाइल्ड साइकियाट्री में ऐसे कोई टेस्ट है जिसमें बच्चे के मन में क्या क्या विचार है, थोड़े ड्राइंग्स थ्रू, थोड़े क्वेश्चन थ्रू हमें समझता आता है, उसको प्रोजेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। तो हमें बच्चे के मन में क्या हो रहा है समझता है, और बीमारी कितनी सीवियर है ये भी समझ में आ सकती है। पर अगर ये टेस्ट नहीं है वो डॉक्टर के पास तो भी चलता है, क्योंकि डॉक्टर बात करके भी समझ सकता है कि ये बच्चे को ओसीडी है कि नहीं। बट कोई बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं क्या हम लोग स्कैन कर सकते हैं, क्या हम लोग ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग ब्रेन का फोटो ले, सीटी लो, एमआरआई लो। पेरेंट्स यहाँ तक 10-12 हजार स्पेंड करने के लिए तैयार होते हैं कि हम लोग स्कैन पे देखना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बाकी बीमारियों की तरह
हमारे साइकेट्री में बहुत कम बीमारियां हैं जो सीटी एमआरआई पे दिखती है या ब्लड टेस्ट होता है, वैसे ही ओसीडी ऐसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे कोई स्कैन में या ब्लड टेस्ट में नहीं समझ में आता है कि ये पर्सन को ओसीडी है कि नहीं। अगर समझो पता चले कि इवेल्युएशन हो गया, पता चला कि वो पेशेंट है और ओसीडी से सफर कर रहा है, तो क्या इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाए? ट्रीटमेंट का आई थिंक हमेशा फर्स्ट स्टेप साइको एजुकेशन होता है। साइको एजुकेशन मतलब बैठ के बच्चे को और पेरेंट्स को, उसके फैमिली मेंबर्स को समझाना ये क्या बीमारी है। आई थिंक ये ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रीटमेंट का। डायरेक्टली दवाई चालू करने से अलावा पहले ये स्टेप करना कि पेरेंट्स को समझाया जाए कि ओसीडी क्या होता है, इसकी वजह से बच्चे में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसका ओसीडी बढ़े। ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 1-2 सेशन पेरेंट के साथ लेके बच्चे को समझाने, अभी बच्चे को समझाना और पेरेंट्स को समझाने में थोड़ा फर्क है। जैसे अडल्ट है, पेरेंट्स, उनको समझाना थोड़ा इजी होता है, हम थोड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर बच्चे को समझाना थोड़ा अलग होता है। तो बच्चों को, जो बच्चों का लैंग्वेज है, जो प्ले होता है या पेंटिंग्स होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, उससे ही लिंक करके, कार्टून कैरेक्टर से लिंक करके समझाना। जैसे ओसीडी एक मॉन्स्टर है, हमें ये मॉन्स्टर के साथ फाइट करना है, ये मॉन्स्टर की वजह से आप कुछ चीजें कर रहे हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रहा है, तो हमें कुछ मॉन्स्टर के साथ झगड़ने के लिए, जैसे आपके पास गन होता है, स्वॉर्ड होता है, वैसे हमें कुछ चीजें यूज करनी है, जैसे मेडिसिन यूज करने हैं या कोई थेरेपी आपको करनी है। ये समझा के बच्चे और पेरेंट्स को अपने टीम में लाके हम एक टीम वर्क की तरह काम किए तो वो इलाज जल्दी हो सकता है। और ये इसका इलाज बहुत अच्छी तरह होता है। इसमें दवाइयां और थेरेपी दोनों यूज किए जाते हैं। सिर्फ दवाइयां या सिर्फ थेरेपी करने से ज्यादा अच्छा होता है दवाइयों प्लस थेरेपी का इफेक्ट लेना ज्यादा अच्छा होगा। क्या ये दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को यही डर होगा कि इतने कम एज में अगर दवाई, मैं तो बोलता हूँ कि जब 40-45 साल के भी लोग हमारे पास में रहते तो सबसे पहले वही क्वेश्चन होता है कि दिमाग, मैं अभी वही बोलने वाली थी कि एज एन अडल्ट साइकेट्रिस्ट आई एम वेरी श्योर आपको ये प्रॉब्लम अभी भी होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टिग्मा साइकेट्री में ये होता है कि साइकेट्रिक दवाइयों का, ये सिर्फ जनरल पब्लिक नहीं, ये बाकी के डॉक्टर्स में भी बहुत बड़ा बैरियर है। बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि मैंने दवाई लिखी है और वो पेशेंट सपोज उसके पीडियाट्रिशियन के पास वापस गया, तो पीडियाट्रिशियन का फर्स्ट रिएक्शन होता है ये दवाइयां मत पिलाइए आपके बच्चों को। और ये बहुत गुस्सा देने वाली चीज होती है कि हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी भी इसमें इतना ये है। बट यस, मतलब देयर आर सेफ मेडिकेशन। मैं ज्यादातर चाइल्ड साइकेट्री प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा मेडिकेशन का यूज बहुत कम है कंपेयर टू अडल्ट साइकेट्रिस्ट, बट देयर आर इफेक्टिव मेडिकेशन, बहुत सेफ मेडिकेशन अवेलेबल है जो जनरली हम अबव 6 years स्पेशली बच्चों को देते हैं। जनरली लेस देन 6 years हम लोग नहीं दे पाते बहुत सारी दवाइयां, बट अबव 6 years एक SSRIs करके एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होता है जो बहुत इफेक्टिव होता है ये विचार कम करने में या ये कंपल्शन कम कराने के लिए, और ये जो एंजाइटी है उसके एसोसिएटेड वो कम करने के। बट इसके अलावा बहुत अच्छे थेरेपीज भी होते हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। थेरेपी मतलब काउंसलिंग टेक्निक्स जो हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये थेरेपीज या फिर काउंसलिंग टेक्निक्स कौन सी होती है, क्या यूज किया जाता है, और क्या बच्चे इसको समझ पाते हैं? कि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अडल्टों में भी थेरेपी करना बहुत डिफिकल्ट जाता है क्योंकि उनकी समझ मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या फिर मतलब तो बच्चों में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता होगा। तो एज आई सेड, मैं चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं ज्यादातर चाइल्ड और टीनेज काउंसलिंग ही करती हूँ, और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि चिल्ड्रन और टीनेजर्स को काउंसलिंग करना अडल्ट से काउंसलिंग करना बहुत इजी है। मतलब चिल्ड्रन और टीनेजर्स को समझाना इजियर है देन अडल्ट्स, बिकॉज अडल्ट्स जब हम लोग होते हैं हमारे फर्म सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं, हमारे विचार बहुत रिजिड होते रहेंगे, हम बहुत
सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हमारा वो लर्निंग कर्व बहुत बंद हो जाता है, तो अडल्ट्स को समझाना, उनके गलत तरीकों को बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट बच्चे कैसे एवर रेडी टू लर्न होते हैं, उनके ब्रेन्स डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस करना ज्यादा इजी होता है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के साथ कनेक्ट करो, बच्चे को अपन उसके लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, उसका माइंड समझो, उसका लेवल समझो, और उस हिसाब से नॉट स्ट्रक्चर्ड बट प्ले वे मेथड में जब आप समझाओगे तो बच्चों का काउंसलिंग कर सकते हैं। बच्चे जनरली अबव 7 years काउंसलिंग, ये जो काउंसलिंग है इसको एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। मतलब इसमें 2 हिस्से होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि ओसीडी में 2 हिस्से होते हैं, एक ऑब्सेशन होता है जो एक विचार होता है, और कंपल्शन जो एक बिहेवियर होता है। वैसे ही इस थेरेपी को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, जिसमें 2 तरीके, कॉग्निशन मतलब हमारा थिंकिंग, हमारा विचार, हमारा बिलीफ सिस्टम, और बिहेवियर मतलब हमारा बिहेवियर, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब हमारे विचारों पे और हमारे बिहेवियर पे चेंज लाना, इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है। इसका एक सबसेट होता है ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है ओसीडी में, जो बच्चों में बहुत अच्छी तरह किया जाता है। उसमें क्या होता है, जो बच्चे को फियर है, जो बच्चे को डर है, जिस बात का डर है, जिसकी वजह से वो चीजें अवॉइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ चीजें नहीं कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, उसको एक्सपोज करो, मतलब उसको बार बार वो चीज से एक्सपोज करो, और उसका रिस्पॉन्स जो है, जो कंपल्शन है, जैसे हाथ धोना एक कंपल्शन है, उसको वो करने नहीं देना, मतलब उसका रिस्पॉन्स प्रिवेंट करना, मतलब उसको कुछ गंदी चीजों से एक्सपोज करना, जैसे थेरेपी में एक्चुअली उसको गंदी चीजों को एक्सपोज करना, और फिर उसको हाथ नहीं धोना। ये एक बहुत सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, बट उसका बेसिस ये है कि एक्सपोज करना उसके फियर्स को और उसका रिस्पॉन्स को नहीं करने देना। इसको एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी बोलते हैं। ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है। इसको ऑफकोर्स 1 or 2 months लगते हैं, ये 1-2 सेशन में नहीं होता, एटलीस्ट 10 to 12 सेशंस लगते हैं, बट इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच। और एक जो क्वेश्चन है कि क्या ये दवाई या जो आपने बोली जो सेफ है, लेकिन फिर भी क्या जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ये बीमारी जिंदगी भर रहेगी? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से वो कितना समय के लिए चाहिए, बट मैंने ज्यादातर देखा है बच्चों में कि 1 साल तक अगर बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया है दवाइयों से, थेरेपी से, तो बहुत बार हम लोगों ने दवाइयां धीरे धीरे कम करके धीरे धीरे बंद किए हैं, और थेरेपी थोड़ा उनको सिखाया है जो वो बाद में भी कर सकते हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग खाना नहीं पड़ता है जनरली। ऑफ कोर्स वो बीमारी थोड़ी साइक्लिकल होती है, बीमारी बंद हो सकती है थोड़े महीनों के बाद, अगर उनको कुछ बीमार फिजिकल इलनेस हो या उनके लाइफ में कुछ स्ट्रेस आ जाए, तो ओसीडी के लक्षणें वापस आ सकती है, बिकॉज ये एक लाइफ लॉन्ग साइक्लिकल बीमारी है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर टाइम उसको सिम्टम्स आए हमें दवाइयों की ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार अगर थेरेपी उसने अच्छी तरह की है तो सेकेंड टाइम जब आएगा तो भी वो थेरेपी के टेक्निक्स करके भी उसमें से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हमने चालू किए हैं, कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे मैं हमारा फर्स्ट राउंड है वो खत्म करना चाहूंगा। हो सकता है कि इसके बावजूद भी ऑडियंस को कुछ डाउट हो, उनके मन में कुछ क्वेरी हो, तो मैं ऑडियंस को चाहूंगा कि आप कृपया हैंड रेज कर सकते हैं और आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर जिनको लगता है कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकता या फिर वो पूछने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट करते, तो आप कृपया चैट बॉक्स में भी आपका मैसेज लिख सकते हैं, मैं उसको मैम से पूछूंगा। और इससे पहले कि हम दूसरा राउंड चालू करें, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऑडियंस से पूछना चाहूंगा। ओसीडी के कोई भी 5 सिम्टम्स आपको बताने हैं, आपको मैसेज करना है 9503421124 पे। ओसीडी के कोई भी 5 सिम्टम्स आपको बताने हैं। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है बजरंग जी यहाँ पे पूछना चाहते हैं। मैं बजरंग जी से चाहूंगा कि कृपया आप खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार, गुड इवनिंग डॉक्टर मैडम। मुझे ये पूछना है कि कोई लेडी अगर बार बार अपना लहंगा और साड़ी पे बहुत ज्यादा साबुन लगाती है, आधी आधी तकिया
टिकिया एक टाइम में खत्म कर देती है, तो क्या ये ओसीडी है और उसके लिए क्या दवा चालू करनी पड़ती है, ऐसा जरूरी है? जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑब्वियसली एक ही सिम्टम के ऊपर से डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ज्यादातर ओसीडी के लक्षण ऐसे ही शुरू होते हैं। हम जब वो पर्सन को देखते हैं, हम लोग जनरली वो पर्सन से पूछते हैं कि क्यों ये आप सोप इतना यूज कर रहे हो, इसका क्या है, बिकॉज वो रीजन जानना जरूरी है। बिकॉज ये सिम्टम कभी कभी दूसरे बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। तो जब अगर पर्सन को लग रहा है कि ये गंदा है इसीलिए वो बार बार धो रहा है और उसको ये समझ रहा है कि ये गलत है तो भी वो कर रही है, तो फिर शायद ये ओसीडी के लक्षण ही लग रहे हैं। और यस, जैसे हमने बात किया, तो कभी कभी इसके लिए दवाइयां और थेरेपी दोनों यूजफुल हो सकती है, नहीं, बट उसको एक ही पूछने पे सिम्टम अगर के ये ऊपर मालूम से वो पड़े थोड़ा कि सा अगर पूछने पे ये मालूम पड़े कि बचपन में उसको सेक्सुअल एब्यूज हो गया था, उसके कारण ऐसा हो रहा है, तो क्या ये ओसीडी माना जाएगा? वो समझना पड़ेगा उनके क्या विचार है। जैसे अगर वो बोल रही है कि सेक्सुअल अब्यूज पास्ट में था, तो वो कवर अप करने के लिए या वो विचार या वो इमेजेस भूलने के लिए कर रही है, तो शायद ये ऑब्सेशन की वजह से ही कर रही है, या शायद दूसरा कोई बीमारी मतलब साइकोलॉजिकल ही लग रहा है। बट एग्जैक्टली क्या है ये थोड़ा सा, जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हम पर्सन को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें और जानकारी से पता चलेगा कि ये ओसीडी की वजह से है। जब उन्होंने बात छेड़ी है तो मैं शायद वो क्वेश्चन पूछना भूल गया कि ओसीडी क्यों होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं। अभी उन्होंने बोला कि जैसे सेक्सुअल एब्यूज उन्होंने बोला, तो इट इज द वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर कि ओसीडी हो, डिप्रेशन हो, तो ये चाइल्डहुड अब्यूज इट मे बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। सो जनरली जैसे हमारे मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक कंडीशंस है कि उसके लिए एक सिंगल रीजन नहीं है जिसकी वजह से एक सिंगल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो बहुत बार हमें एक सिंगल रीजन नहीं ढूंढ सकते हैं। बट बहुत बार ये थोड़ा सा केमिकल इम्बैलेंस, हमारे ब्रेन में थोड़े न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उसको सेरोटोनिन बोलते हैं। बहुत बार ये न्यूरोकेमिकल्स में जब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है या डिसबैलेंस होता है तो हो सकता है। दूसरी चीज, ये थोड़ा जेनेटिक हो सकता है, मतलब फैमिलीज में रन हो सकता है, आनुवंशिकता जो बोलते हैं। जैसे किसी पर्सन के पेरेंट्स को भी ओसीडी था तो वो बच्चे में होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हर जनरेशन में होगा, बट ये चांस ज्यादा हो सकता है। तीसरी चीज, अगर वो पर्सन कोई स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहा है, उसके लाइफ में कोई स्ट्रेस है, तो अगर वो लेटेंट ओसीडी भी है तो वो बाहर आ सकता है। तो और बच्चों में कभी कभी एक इन्फेक्शन होता है, बच्चों में कभी कभी कोई इन्फेक्शंस की वजह से, जो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं बच्चों में, कभी कभी इसकी वजह से भी ओसीडी के सिम्टम्स बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। यहाँ पे मोनिका जी क्वेश्चन पूछना चाहती है। मोनिका जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Yeah, good evening, ma'am. Ma'am, I have a student of like KG2, like 6 years old. Ma'am, after every 10 minutes उसको टॉयलेट जाना होता है। अगर मैं उसको रोकती हूँ तो ही स्टार्ट्स क्राइंग, और मतलब वो मैं उसको उसके चेहरे से मैं मैं देख पाती हूँ कि बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं 10-12 मिनट में नहीं जाऊंगा तो मेरा पैंट में हो जाएगा। चलो एक ये मैं समझ सकती हूँ, बच्चा है तो वो डरता है, लेकिन आने के बाद उसका एक पैटर्न मैंने देखा है, वो फॉलो करता है। हर 10-12 मिनट्स में वो टॉयलेट जाता है, आने के बाद 2 सिप पानी पीता है, फिर बैठता है, फिर 10-12 मिनट के बाद बोलता है मुझे टॉयलेट जाना है, फिर आने के बाद फिर से पानी पीता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो एक पैटर्न उसने बना लिया है जो वो फॉलो करता है। तो इज इट ओसीडी? See, because he's 6 years old, it's a little difficult to predict because 6 years में, जैसे मैंने बताया, theoretically तो written है, but इतना कम एज में आना थोड़ा सा रेयर होता है। बट अगर उसको जेनेटिक हिस्ट्री है या और कोई सिम्टम्स घर पे पाए जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड दैट एज टीचर आई एम अज्यूमिंग यू हैव नोटिस दिस,
और yes, I think you should alert his parents, और parents can maybe notice कि अगर घर पे भी कुछ symptoms हो रहे हैं, because just I mean it is one of the symptoms, लग तो रहा है कि बार बार जा रहा है, एक पैटर्न फॉर्म किया जा रहा है, बट पहले हम लोग बच्चे में कोई ऑर्गेनिक या कोई दूसरा फिजिकल कॉज नहीं है ना, ये रूल आउट करते हैं, क्योंकि बच्चों में कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन या कोई दूसरी चीज की वजह से भी ये इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो इसीलिए पहले तो वो बाकी के सिम्टम्स जानना या घर पे उसका बाकी का बिहेवियर कैसा है वो जानना जरूरी होगा। सो आई वुड से कि आप वो अगर पेरेंट्स को ये अलर्ट किया जाए और बताए कि पेरेंट्स को ये ऑब्जर्वेशन है, तो पेरेंट्स आगे के मतलब आप उनको बता सकते हैं कि ये दिख रहा है, तो वो कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। मैं उसमें बट आई थोड़ा एम वेरी सा हैप्पी ऐड दैट यू करना नोटिस्ड इट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैम ने जैसे बताया कि इसमें ऑर्गेनिक कॉज हो सकता है, और एक जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, दूसरा जो है आपने जैसे बताया कि वो पानी भी ज्यादा पीता है, तो इट्स लाइकली कि एक SIADH नाम का कंडीशन होता है जो हो सकता है, तो वो एक चीज है। और तीसरा जो सेक्सुअल अब्यूज, ये भी एक पार्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर इट कैन बी एनी। तो जैसे मैम ने बताया, तो पहले उसको पीडियाट्रिशियन के पास में भी लेके जाइए, और वो ऑर्गेनिक है क्या सीटी स्कैन करके, इस केस में स्पेसिफिकली सीटी स्कैन करके देखना पड़ सकता है SIADH के लिए। और उसके साथ ही साइकेट्रिस्ट को आप मतलब पेरेंट्स को साइकेट्रिस्ट के पास जाने की सलाह दे सकते हैं। लेकिन जितना आप अर्ली इंटरवेंशन करेंगे वो बेटर रहेगा, स्पेसिफिकली OCD के लिए। यहाँ पे मैम आपका हैंड रेज है, मोनिका जी, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप हैंड रेज, आप अनम्यूट हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप आपका हैंड डाउन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पिंकी शाह ने क्वेश्चन पूछा है कि विच टाइप्स ऑफ किड्स में हैव OCD अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल किड्स, मतलब रिस्की कौन से चाइल्ड है जो स्पेसिफिकली एट रिस्क है। पिंकी शाह जी, अगर आपको कुछ डिटेल पूछना है तो आप कृपया, मैं चाहूंगा कि हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दूंगा और आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर मैंने सही समझा है तो इट्स ओके, मैं मैम को रिप्लाई करने के लिए तो आई थिंक एट रिस्क होते हैं बच्चे जिनको एक जेनेटिक हिस्ट्री होती है, जिनके मॉम या डैड को या कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, सेकेंड जनरेशन फैमिली मेंबर में OCD के है, तो शायद से ये बच्चा रिस्क में है, तो ये जानना जरूरी है। बट ऐसे प्रिडिक्ट करना कि ये बच्चे को OCD हो सकता है कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। रिस्क फैक्टर्स में भी ऑफ कोर्स जेनेटिक हिस्ट्री अगर है इस बच्चे में तो। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कृपया क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, पिंकी जी, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए किया है, आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। हाँ हेलो मैम, मैं ये पूछ रही थी कि नॉर्मल बच्चों को स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं उसके बारे में नहीं पूछ रही थी, लेकिन जो बच्चों को ऑटिज्म होता है या तो फिर डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं या तो फिर हाइपर होते हैं, स्पेशल किड्स होते हैं, तो उन बच्चों में सिम्टम्स तो होते ही हैं, लेकिन उन बच्चों में भी OCD आ सकता है क्या? उनमें भी OCD आ सकता है। वेरी नाइस क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको ये कोई एक्सपीरियंस है स्पेशल बच्चों के साथ, बट आपने सही से पकड़ा कि ऑटिज्म में स्पेशली ये काइंड ऑफ रेपिटेटिव बिहेवियर कॉमन होता है, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये शायद OCD है। बट ये जब बच्चे रेपिटेटिव बिहेवियर ऑटिज्म वाले करते हैं, वो उनका ऑटिज्म का एक कोर फीचर होता है, एक ही चीज बार बार करना, चीजों को लाइन अप करना, एक ही गेम बार बार खेलना। बट उसमें डिफरेंस ये होता है कि उनको उसके एसोसिएटेड कोई एंजाइटी नहीं होती है, उनको बस ये एक पैटर्न फॉर्म होता है, जो एक OCD का जो एक ऑटिज्म का कोर फीचर है कि एक पैटर्न फॉर्मेशन, कि एक ही चीज बार बार करना। बट OCD में ये अलग होता है कि बच्चे को ये पता होता है कि ये गलत है और ये नहीं करना चाहिए, और उसको ये एंजाइटी भी होती है पर तो भी करना है। बट ये भी होता है कि थोड़े बड़े बच्चों में जिनको ऑटिज्म है, बहुत बार OCD जैसे सिम्टम्स आते हैं, बट इन बच्चों में वो डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो लोग ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनको कोई रीजनिंग नहीं होता।
बट आपने जो पूछा एडीएचडी बच्चे, यस एडीएचडी बच्चे वैसे बहुत नॉर्मल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनमें भी ये चीजें हो सकती है जैसे कोई बाकी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को एग्जिस्ट हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, तो इनमें ओसीडी भी हो सकती है। बट सिर्फ ये मतलब ऐसे कोई ज्यादा कॉमन बिकॉज उसको एडीएचडी है ऐसे कोई स्टडीज नहीं, उनमें भी हो सकती है। बट हेलो, आई थिंक डॉक्टर अतुल जरा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम लोग रुकते हैं, आई थिंक वो बाय मिस्टेक डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और किसी को अगर क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और किसी को अगर कोई क्वेश्चन है या कमेंट है या कुछ शेयर करना है आपके एक्सपीरियंस में तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि हैंड रेज करना मतलब मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। मैं डॉक्टर अतुल को मैसेज करके देखती हूँ। ओके, डॉक्टर अतुल का मैसेज आया है, उनका कनेक्शन लूज हो गया है तो वो वापस ज्वाइन करेंगे। मिस पिंकी ने पूछा है कि ओसीडी इन अडल्ट्स इज इट क्योरेबल और नॉट? यस, ओसीडी इज समथिंग दैट वी कैन ट्रीट। ओसीडी जैसे बच्चों में हम लोग मेडिसिन और थेरेपी से ट्रीट करते हैं, वैसे ही अडल्ट्स में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। जिन लोगों को ओसीडी होता है वो अगर बराबर से मेडिकेशन ले, बराबर से थेरेपी ले, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल कॉलेज जाना, नॉर्मल पढ़ाई करना, नॉर्मल फैमिली मैरिड लाइफ या फिर नॉर्मल वर्क लाइफ, ऑफिस में काम करना, ये सभी चीजें कर सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ भी चीजें नहीं है जो ओसीडी के पेशेंट नहीं कर सकते। तो इसका क्योर होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है, बस ये है कि पेशेंट को वो दवाइयां खानी होती है फॉर सम टाइम, और अगर वो थेरेपी कर सकते हैं तो करना होता है। तो इन जनरली इसका क्योर है, ये ट्रीटेबल बीमारियों में से है। थैंक यू। और मिस्टर बजरंगाल में पूछा है कि स्किजोफ्रेनिया में ओसीडी हो सकता है क्या? स्किजोफ्रेनिया और ओसीडी में ये फर्क है कि हमारे साइकेट्रिक कंडीशंस का एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है न्यूरोटिक कंडीशंस, एक होता है साइकोटिक कंडीशंस। न्यूरोटिक कंडीशंस मतलब ये पर्सन को पता होता है कि इनको ये बीमारी है, पर्सन को तकलीफ होता है, उनको समझता है, और पर्सन चाहता है कि उसमें से बाहर हो। जैसे उसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सोशल एंजाइटी है, ओसीडी है। साइकोटिक बीमारियां है स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें बहुत बार पर्सन को ये पता नहीं होता है कि उनको ये बीमारी है। वो लोग खुद से ट्रीटमेंट के लिए इतना आते नहीं है, उनके फैमिली मेंबर्स लेके आते हैं। स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं। स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं डर होना, सोचना कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है या मेरे को कोई कुछ करने वाला है, या कानों में आवाज सुनाई देना जब कोई है नहीं, दिखाई देना जब कुछ नहीं है। ये थोड़े स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स है। इसमें कभी कभी ओसीडी जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार ये करना, बट उसमें एग्जैक्टली डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें स्किजोफ्रेनिया के सिम्टम्स थोड़े सीवियर होते हैं, इसकी वजह से ओसीडी समझता नहीं है। यहाँ पे ऑडियंस को कोई क्वेश्चन होगा तो ऑडियंस क्वेश्चन पूछ सकती है। फिलहाल हम पड़ाव के एंड में है अभी फिलहाल प्रोग्राम के, तो मैं यहाँ पे आज का जो दूसरा क्वेश्चन है क्विज का वो मैं पूछना चाहूंगा। वो है आपको ओसीडी का ट्रीटमेंट बताना है, हाउ ओसीडी इज ट्रीटेड। ओसीडी को कैसे ट्रीट किया जाता है, कोई भी 3 आपको सिर्फ नाम बताने हैं कि उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो कृपया आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे मैम एक पूछना चाहूंगा कि क्या इन बच्चों में डिप्रेशन भी डेवलप हो सकता है? बहुत बार यस,
यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। और जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि बहुत बार ओसीडी के सिम्टम्स पेरेंट्स पहचानते नहीं है, डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख जाते हैं। तो बहुत बार ये जब ओसीडी ट्रीट नहीं किया जाता है या थोड़े टाइम की वजह से ओसीडी है वो बच्चे में, उसकी वजह से भी डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स आते हैं। तो सेकेंडरी डिप्रेशन या कोमॉर्बिड डिप्रेशन मतलब ओसीडी विद डिप्रेशन ये काफी कॉमन है। उसमें अलग होता है कि डिप्रेशन के जो मेन सिम्टम्स है वो मूड पे होते हैं, मतलब उदास रहना, कुछ अच्छा नहीं लगना, थकावट सी लगना, कुछ एनर्जी नहीं होना, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होना, जीने की इच्छा चली जाना, एक्साइटमेंट चले जाना, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब का होना। तो ओसीडी में बहुत बार डिप्रेशन भी हो सकता है। और बहुत बार जब बच्चे आते हैं वो लोग को ऑलरेडी डिप्रेशन के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें काफी टाइम बच्चा सफर हो रहा था ओसीडी के सिम्टम्स की वजह से। लोग चिढ़ाते हैं, फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं कि ये क्या बार बार टॉयलेट जा रहा है, कोई पर्सन उनको बार बार मॉक करता है, पेरेंट्स चिल्लाते रहते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, बंद करो ये करना। और उसकी वजह से भी बहुत तकलीफ हो सकता है बच्चों को। एक क्वेश्चन यहाँ पे चैट बॉक्स में आया हुआ है। डॉक्टर रेखा चेंडलानी ने जी पूछा है, विच मेंटल डिसऑर्डर्स आर कॉमनली मिसडायग्नोज्ड एज ओसीडी? क्या ऐसे कोई बीमारियां है जो एज अ ओसीडी मिसडायग्नोज हो सकते हैं? यस, बहुत बार जैसे मैंने बताया, वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि बहुत बार लगता है कि ये पर्सन को पढ़ाई नहीं करनी है, ये पर्सन को मतलब स्लो लर्नर बिकॉज पढ़ाई पे असर हो रहा है, या फर्स्ट डायग्नोसिस डिप्रेशन होना, ये बहुत कॉमन है। कभी कभी ये बच्चा वियर्ड बिहेव कर रहा है, इसको कोई दूसरी प्रॉब्लम है। जैसे बहुत बार ऐसे ही लोगों को मानना होता है स्किज़ोफ्रेनिया ये जाना हुआ बीमारी है, तो इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो बहुत बार एक गलत लेबल लगाया जाता है इन चीजों की वजह से, तो मिसडायग्नोज होना बहुत कॉमन है। आई थिंक बच्चों में स्पेशली ये काफी बार मिसडायग्नोज होता है। बहुत बार इनको लेजी, बहुत बार इनको केयरलेस, बहुत बार इनको दूसरे लेबल्स लगाए जाते हैं, पर ये सिम्टम्स बहुत बार ओसीडी की वजह से होते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हम एंड में आ चुके हैं आज। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले आज के जो हमारे विनर है तो उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। आज के हमारे पहले विनर है पिंकी शाह जी। पिंकी शाह जी, मैंने आपको पिन किया है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका वीडियो चालू कर सकते हैं और एज अ रूटीन आप बता सकते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको। हाँ सर, आज का this is the fourth time that I am winning this first, second, third prize. I regularly attend this session, even share with so many people that you must attend such sessions and get very much good knowledge. मी पुण्यात राहते आणि मुख्यत्वे आम्ही मॅम आपको मराठी समझ में आएगा? हो प्लीज, मला मराठी खूप इझी आहे, मला हिंदीमध्ये बोलणं खूप धडपड झालेलं। मी काउन्सिलर आहे आणि शाळेत आम्ही जीवन कौशल्याचे सत्र घ्यायला जातो आणि सध्या मी वस्ती पातळीवरच्या शाळेत पण शिकवायला जाते। तिथं बऱ्याच प्रकारची मुलं आम्ही डेली, ह्या सगळ्या गोष्टी मला कुठेतरी रिलेट करता येईल का, किंवा मला मुलांना जास्त समजून त्यांना छान पद्धतीने शिकवता येईल का? त्यामुळे आजचं सेशन माझ्यासाठी ह्या पद्धतीने खूप युजफुल होतं आणि माझ्या मुलांसाठी सुद्धा तेवढंच युजफुल आहे मला आणि स्वतःसाठी सुद्धा। थँक्यू सो मच, तुम्ही खूप सोप्या पद्धतीने सगळ्या गोष्टी समजून सांगितल्या, त्यामुळे खूप डाऊट्स क्लिअर झाले। थँक्यू सो थँक्यू मच अतुल सर की सर सुद्धा रेग्युलरली सगळे छान सेशन्स ठेवतात आमच्यासाठी। थँक्यू सर। थँक्यू थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आपका एड्रेस और डिटेल्स हमारे पास में है ही, आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। हमारे आज के दूसरे जो विनर है वो है मिताली पाटिल। मिताली जी, मैं आपको पिन कर रहा हूँ, आप कृपया हैंड रेज कर सकते हैं, आपको खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। पहले तो मैं डॉक्टर अतुल जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ
और मैं अभी सफर कर रही हूँ कि पीवाई की स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। और अब मैं जो सीख रही हूँ, पढ़ाई में जो सीख रही हूँ, सिलेबस में सीख रही हूँ, उससे कुछ अलग एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है हर सेशन में, सर जी से या जो हमारे गेस्ट होते हैं उनसे। आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा, मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी और एक्स्ट्रा जो कोई इंफॉर्मेशन दी मैडम ने, वो जो वो मुझे सचमुच में पता नहीं थी कि इतनी, मतलब ये पता था कि ओसीडी एडल्ट में होती है लेकिन बच्चों में भी होती है और इतनी गहराई से होती है पता नहीं था। तो आज मुझे ये पहली बार पता चला कि ओसीडी बच्चों में भी होती है और ये कितनी गहराई से होती है और इसमें कुछ क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या क्या हम ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं, उनको कैसे उनके साथ बिहेवियर कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम कि आपने इतनी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी एंड थैंक यू टू डॉक्टर अतुल जी। हमारे तीसरे विनर है रेखा चेंडलानी जी। मैं रेखा जी से रिप्लाई करूंगा, चाहूंगा कि आप कृपया हैंड रेस कर दीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। रेखा जी, आप कृपया खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका वीडियो चालू कर सकते हैं। आई थिंक आप लास्ट सेशन में भी आप विनर रह चुके हैं। हेलो, यस, आपकी आवाज नहीं, आपका वीडियो आप चालू कर सकते हैं। आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं? फिलहाल मैं तो जानता हूँ, मैम के लिए और हमारे ऑडियंस के लिए बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और आज का सेशन आपको कैसे लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के सेशन में से सबसे बड़ी सीख आपको क्या मिली? हाँ, मैं वैसे ही बात करना चाहूंगी, मतलब ओके। वीडियो। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रेखा चेंडालनी है। मैं पूना से हूँ। मैंने आयुर्वेद में अपना एमडी कंप्लीट किया है और आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ओसीडी के बारे में जो मैम ने जो सिम्टम्स बताए, इतने सिम्टम्स मुझे भी पता नहीं थे, तो डिटेल्ड में मैम ने जो ट्रीटमेंट और सिम्टम्स और कैसे उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब अच्छे से बताया, तो वो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक एंड यू रेखा जी। कोई भी साइकेट्रिक बीमारी में आई थिंक जितना जल्दी आपको हेल्प मिल सकता है वो अच्छा होता है। तो बहुत बार लोगों का ये डर होता है साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करने की, हमें डायग्नोसिस मिलेगा, हमें दवाइयाँ चालू करेंगे, वो दवाइयों से मैं मोटा मोटी हो जाऊंगी, वो दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग रहेंगे, बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। वही क्वेश्चंस हम जब दूसरा कोई फिजिशियन हमें दवाइयाँ देता है, हम नहीं डरते, हम बिना सोचे बिना समझे क्रोसिन, सैराडोन, सेट्रिजिन, ये दवाइयाँ हम लोग रोज लेते हैं, बट इतना सोचते नहीं है। हम लोगों ने, साइकेट्रिस्ट लोगों ने बहुत पढ़ाई की होती है। हमारी एमबीबीएस के बाद 3 साल, मैंने उसके बाद फेलोशिप में 1 साल, बहुत सारे साल पढ़ाई की होती है। तो जब स्पेशली बच्चों को, अगर मैं बच्चों को दवाइयाँ देती हूँ तो बहुत सोच के और समझ के देते हैं। तो आप आपके डॉक्टर को ट्रस्ट करें, जैसे ही कोई डाउट हो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करें। ये जरूरी नहीं है कि हम हर एक पर्सन हमारे पास जो आता है उसको डायग्नोज करते हैं और हर एक पर्सन को मेडिसिन शुरू करते हैं, बट अगर सही टाइम पे वो बीमारी पकड़ी जाती है तो उसका इलाज बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जितना टाइम जाता है वो बीमारी चालू होने से और दवाई मिलने से या ट्रीटमेंट शुरू करने पे, उतना उसका प्रोग्नोसिस या आउटकम अफेक्ट होता है। इसीलिए आपको खुद में या आपके कोई भी जान पहचान के लोगों में कुछ बिहेवियर में, मूड में, विचारों में कुछ अलग लग रहा है और वो काफी टाइम चल रहा है, तो इट इज बेटर टू कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल व्हेन इन डाउट, रादर देन टू वेस्ट टाइम एंड देन बिकम वेरी सिवियर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक कमेंट आया है मोनिका जी से, OCD can be treated by breaking a particular pattern. They follow a particular pattern. They are anxious. They throw tantrums. They become rigid. उसके बारे में मैम आप कुछ बताना चाहते हैं या फिर मैं उनको यस, तो हम लोग जो थेरेपी करते हैं उसमें हम लोग ब्रेकिंग द पैटर्न, जैसे मैंने ERP समझाया, तो उसमें बहुत बार ये ब्रेकिंग द पैटर्न होता है कि हम लोग ये जो पैटर्न था वो तोड़ते हैं। अगर वो बोला वो बार बार हाथ धो रहा है तो हम लोग ये पैटर्न तोड़ते हैं। तो ये पैटर्न तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है।
बट ये इतना इजी नहीं है। जैसे आप बच्चे को बोलोगे वो मत करो, हाथ मत धो, वो बच्चा नहीं सुनने वाला है क्योंकि उसको तकलीफ हो रहा है इसीलिए। तो इसीलिए जस्ट कंपल्शन पे नहीं, बट उसके ऑब्सेशन पे, उसके थॉट पे काम करना जरूरी होता है। वो बच्चे को समझना और टाइम देना जरूरी होता है। और तो इसी के साथ में हम प्रोग्राम के एंड में है। सबसे पहले तो मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने अपना इस समय निकाल के, मैम ये 8:30 को बाहर जाना है, फिर भी मैम ने आज हमारे लिए टाइम निकाला है। तो मैं सबसे पहले मैम आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए टाइम दिया एज अ स्पीकर। आप थैंक यू, आए। थैंक यू थैंक यू अतुल जी, आप बहुत अच्छा, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड यस इट वाज एन ऑनर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ योर लेक्चर सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी। थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस, आपने अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चंस पूछे, जानकारी दी, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऑडियंस इंटरैक्ट करता है। तो इसी के बाद मैं ऑडियंस को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। सभी जो हमारे जो विनर्स है, जिन्होंने क्विज कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उन सभी लोगों के लिए देना चाहूंगा जो नए लोग जोड़ रहे हैं, लोगों तक इस प्रोग्राम को पहुंचा रहे हैं, यूट्यूब का लिंक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और लोगों में ये एक दूसरे का काम नहीं है, आप सभी के सहायता से ही हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इसी के साथ मैम को और एक बार धन्यवाद देते हुए ये प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा। मिलेंगे अगले महीने के मंगलवार को एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।